हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में बंधककर्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, मोचन का अधिकार, राइट टू रिडेम्पशन, उसकी चर्चा करेंगे। इससे संबंधित प्रावधान ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 60 में उपबंधित है। इसमें हम मुख्यतः 5 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, 5 पॉइंट पे। पहला कि मोचन क्या है। दूसरा, मोचन के लिए बाद कौन ला सकता है। मोचन के लिए कौन बाद नहीं ला सकता है। क्या मोचन पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है या क्या इसका आंशिक मोचन कराया जा सकेगा। और अंत में वह कौन से करार हैं जो मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध माने जाएंगे, हम इसकी चर्चा करें। अगर हम एक एक करके देखें कि मोचन जो राइट टू रिडम्पशन है, बंधककर्ता का, मार्गेजर का जो अधिकार है, जिसका प्रोविजन सेक्शन 60 में है, तो मोचन का के अधिकार का मीनिंग, अभिप्राय क्या है। मोचन के अधिकार से तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जिसके द्वारा बंधककर्ता या उसका प्रतिनिधि या उसका उत्तराधिकारी बंधक धन चुकाकर बंधक संपत्ति और उसके वास्तविक दस्तावेज को बंधकदार से प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा रोका ना गया। अगर आप इसको व्यवहारिक भाषा में देखें तो जो मोचन का अधिकार, जो बंधककर्ता का अधिकार है, वो एक ऐसा अधिकार है जब बंधक धन को पेमेंट कर दिया जाता है, उसका भुगतान हो गया होता है, तो जो बंधक करता है वो अपनी प्रॉपर्टी को या उससे संबंधित दस्तावेज को वो बंधकदार से वापस प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अगर बंधकदार ने इसको इजीली वापस कर दिया तो ठीक, नहीं तो वह न्यायालय से इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मोचन का बाद ला करके वो अपनी संपत्ति या दस्तावेज को वापस बंधकदार से प्राप्त कर सकता है। अब ये धारा 60 में जो प्रोविजन है, इसका जो दूसरा पॉइंट था कि मोचन के लिए बाद कौन ला सकता है, इसका प्रोविजन सेक्शन 91 में है। इसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 91 में है। तो इसमें मुख्यतः 3 बातें कही हुई है। पहला, वह व्यक्ति जिसका उस संपत्ति पर या मोचन के अधिकार में कोई हित है या उस पर कोई भार है, यह व्यक्ति मोचन के लिए बाद ला सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। वह व्यक्ति जिसका उस संपत्ति पर या मोचन के अधिकार में कोई हित है या कोई भार है। दूसरा पॉइंट क्या है, बंधक ऋण या उसके किसी भाग का पेमेंट करने के लिए कोई भी प्रतिभू, यानी जिसने बंधक धन को पेमेंट किया, अगर उसका कोई प्रतिभू है, वह भी मोचन का बाद ला सकता है। तीसरा, बंधककर्ता का कोई भी लेनदार जिसने बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री प्राप्त की है, यह जो है वो मोचन का बाद ला सकता है। अब आप देखिए, अगर इसी को कोड बना के देखें, जो बातें हमने 3 लिखी हैं, इसको आप याद करने के लिए कह सकते हो कि एनसीसी के आईजी साहब कोड बन गया, जिसके माध्यम से आप कह सकते हो कि ये बाद ला सकते हैं। एन का क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट मार्गेजर, जो 91 में है। दूसरा, चार्ज, अगर किसी संपत्ति पर कोई भार है तो जिस प्रकार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका उस पर भार या है, तो वह व्यक्ति भी ये ला सकता है। क्रेडिटर हैविंग डिक्री, यन नेक्स्ट मार्गेज, एनसीसी, जो मैं कह रहा हूं कोड क्या बना, एनसीसी के आईजी साहब। अगर इसको आप देखेंगे तो ये हो गया एन, ये हो गया सी, ये हो गया सी, एनसीसी, एनसीसी के आई इंटरेस्टेड पर्सन और जी गारंटर, आई और जी, एनसीसी के आईजी साहब। ये एक बात बन गई, ये एक बात बन गई।
कि नेक्स्ट मार्गेजर चार्ज जिस पे है, क्रेडिटर हैविंग डिक्री जिसने डिक्री प्राप्त की है, पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन मार्गेज प्रॉपर्टी जिसका उस मार्गेज प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, और गारंटर। अगर आप याद करें तो जो बात अभी मैंने पॉइंट बताया वही बात इस कौन बाद ला सकेगा जो सेक्शन 91 में है, ये बात कर सकते। अब एक दूसरी बात आई कि कौन बाद नहीं ला सकता। दो स्थिति है, जो अतिचारी है वो बाद नहीं ला सकता, और जिसके हक में मात्र विक्रय का अनुबंध है या करार है वह भी बाद नहीं ला सकता। एक अगला पॉइंट हुआ, क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी क्या मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उत्तर मिला नहीं, मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और मोचन के अधिकार पर लगाया जाने वाला कोई भी प्रतिबंध यदि पक्षकारों ने करार के माध्यम से किया है तो वह उस सीमा तक शून्य होता है जिस सीमा तक ऐसे मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसके लिए हमने कहा नहीं, GSM ये 3 केस का नाम है। पहला केस क्या है, गंगाधर बनाम शंकरलाल 1958। अभी जो बात मैंने पढ़ी कि गंगाधर बनाम शंकरलाल 1958 में यही बात कही गई है कि मोचन के अधिकार पर सभी प्रकार के अवरोध शून्य होते हैं, इसलिए मोचन के अधिकार को पक्षकारों के करार द्वारा ना तो सीमित किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। यही बात गंगाधर बनाम शंकरलाल 1958 के मामले में किया। अच्छा देखिए एक और बात, ये जो सवाल अब आप पढ़ रहे हैं क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वास्तव में एक दूसरे प्रश्न का ये दूसरा रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बार बंधक सदैव बंधक, ये आपकी कंपटीशन में आता है, बीच की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जुडिशरी के एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार बंधक सदैव बंधक सिद्ध कीजिए, तो समझ में नहीं बात आती कि इसको कहाँ से शुरू करें। वास्तव में इसका इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या क्या है कि क्या बंधक के अधिकार, मोचन के अधिकार पर क्या कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर नहीं लगाया जा सकता तो जो एक बार बंधक है वो हमेशा बंधक की प्रकृति और बंधक के अधिकारों के साथ ही बना रहेगा। वही कंसेप्ट है एक बार बंधक सदैव बंधक। और इस बात को अगर इस रूप में पूछा गया कि एक बार बंधक सदैव बंधक सिद्ध कीजिए, तो भी यही तीनों केस अप्लाई हो जाएंगे। गंगाधर बनाम शंकरलाल के मामले में कहा गया कि मोचन का अधिकार पर सभी प्रकार के अवरोध शून्य हैं, और इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का यदि पक्षकारों ने करार के माध्यम से प्रतिबंध लगाया है तो उस सीमा तक शून्य हो जाएंगे जिस सीमा तक वो प्रतिबंध है। इसी बात की पुष्टि स्टेनले बनाम वाइल्ड, अब आप उस कंसेप्ट पे आइए, एक बार बंधक सदैव बंधक। स्टेनले बनाम वाइल्ड 1892, यानी जो मामला गंगाधर के मामले में 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो बात दूसरे रूप में स्टेनले बनाम वाइल्ड 1892 के मामले में लॉर्ड लिंडले ने कहा कि पक्षकारों की संविदा द्वारा मोचन के अधिकार पर लगाए गए सभी अवरोध शून्य हैं, अर्थात जो एक बार बंधक है वो सदैव बंधक है। और इसी बात की पुष्टि मोहम्मद शेर खान वर्सेस सेठ स्वामी दयाल, मोहम्मद शेर खान वर्सेस सेठ स्वामी दयाल के मामले में भी कहा गया, जिसमें कहा गया कि भारत में मोचन का अधिकार एक विधिक अधिकार है और जो पक्षकारों के करार द्वारा किसी भी शर्त के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। अब बात क्लियर हो गई कि एक बार बंधक सदैव बंधक, इस मोचन के अधिकार को जब आप समाप्त नहीं कर सकते तो ऑलरेडी बंधक बना रहेगा। अच्छा, इसी बात की पुष्टि जो इंग्लिश लॉ का सिद्धांत था स्टेनले बनाम वाइल्ड 1892, इसी बात को नोक्स बनाम राइस के मामले में भी अनुसरण किया गया है। यानी अगर सवाल आपसे पूछा गया एक बार बंधक सदैव बंधक, तो इसके लिए अब कितने केस हो गए, गंगाधर बनाम शंकरलाल एक केस हो गया, स्टेनले बनाम वाइल्ड दूसरा केस हो गया, मोहम्मद शेर खान वर्सेस सेठ स्वामी दयाल ये तीसरा केस हो गया, और नोक्स बनाम राइस ये चौथा केस हो गया। आप इस माध्यम से भी उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्या आंशिक मोचन कराया जा सकता है, उत्तर मिला नहीं।
आंशिक मोचन नहीं कराया जा सकता। इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस था, सुरजीत कौर वर्सेज केवल सिंह, ये 1991 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में कहा गया कि इसका आंशिक मोचन नहीं कराया जा सकता। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि मोचन का अधिकार संपूर्ण संपत्ति को छुड़ाने के प्रयोग में लाया जा सकता है, आंशिक रूप में नहीं। इसको आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी बंधक है, मार्गेज की गई है और वो 50,000 रुपये में मार्गेज की गई है। अब वो एक संयुक्त संपत्ति की प्रॉपर्टी है, वो मार्गेज कर दी गई। उसमें से एक जो स्वामी है, एक बार वो बंधकदार से कहता है कि साहब 25,000 रुपये आप ले लीजिए और इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा छोड़ दीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है। वो या तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को मोचन होगा, नहीं तो आंशिक मोचन नहीं होगा। लेकिन इसको दूसरे रूप में देखें। मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक ही व्यक्ति को 3 प्रॉपर्टी को मार्गेज किया है, अलग अलग समय पे 3 प्रॉपर्टी को मार्गेज किया। अब अगर वो चाहे तो उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से मोचन करा ले, बाकी 2 प्रॉपर्टी को बाद में मोचन कराएगा। यहाँ इस प्रकार से आंशिक मोचन कराया जा सकता है, किंतु एक ही प्रॉपर्टी को टुकड़े में करके मोचन नहीं कराया जा सकता। एक बात तो ये हो गई। इसका केवल एक एक्सेप्शन है कि अगर बंधक करते समय ही पक्षकारों ने इस बात का करार कर लिया हो कि हम प्रॉपर्टी को पार्टली रिडीम करा लेंगे और उस पर सहमति बनी हो, तो उस परिस्थिति में आंशिक मोचन हो सकता है। अब अंत में क्या बात आई कि क्या वह करार कौन से हैं जिसे आप मानेंगे कि ये मोचन के अधिकार पर अवरोध है। नंबर 1, जैसे व्यतिक्रम की स्थिति में संपत्ति विक्रय की शर्त। एक तो ये हुआ। व्यतिक्रम की स्थिति में मोचन के अधिकार को स्थगित करने वाली शर्त, यानी ऐसी शर्तें अगर आप लगा देते हैं तो वो लगता है कि आप इसको बंधककर्ता को मोचन कराने से रोक रहे हैं। तीसरा, व्यतिक्रम होने पर शास्त्र का उपबंध करने वाली शर्त। कोई ऐसी शर्त लगा दे जो दंडात्मक प्रकृति की हो। बंधककर्ता के उत्तराधिकारियों को मोचन के अधिकार को निर्बंधित करने वाली शर्त, जैसे आपने मार्गेज कर लिया और शर्त लगा दी भाई अपने जीवन काल में आप वापस ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपके साथ कुछ हो गया तो हम आपके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं करेंगे। तो ये ऐसी शर्त। मोचन की अयुक्त या लंबी अवधि की शर्त। लंबी अवधि की शर्त का क्या मतलब हुआ? जैसे आप कह दीजिए कि आप प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए और इसका मोचन आप 200 वर्षों के बाद कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत अनरीजनेबल कंडीशन है और इस स्थिति में ये से माना जाएगा कि आपने शर्त नहीं लगाई बल्कि मोचन के अधिकार पर अवरोध कारित कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 5 पॉइंट हैं, आप इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके सेमेस्टर में कोई एग्जाम है तो इसी पॉइंट को एग्जाम्पल के रूप में बड़ा कर सकते हैं, और जुडिशरी के एग्जाम में आ गया तो बहुत ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, समरी रूप में आप इसको इसी रूप में लिख सकते हैं। एक बार आप फिर कंक्लूड कर लीजिए। हम पढ़ा रहे हैं मोचन का अधिकार। यह बंधककर्ता के कई अधिकार जो सेक्शन 60 से लेकर 66 के बीच में उपबंधित है, उनमें से एक अधिकार है। इस एक अधिकार का डिटेल अगर आप व्याख्या करें तो इसमें इतनी बातें, इसका मतलब क्या है, मोचन के अधिकार के लिए बाद कौन ला सकता है जिसका सेक्शन 91 में प्रोविजन है, कौन बाद नहीं ला सकता है, क्या मोचन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिसका कंसेप्ट एक बार बंधक सदैव बंधक के रूप में भी आ सकता है, क्या आंशिक मोचन कराया जा सकता है, और वह करार जो मोचन के अधिकार पर प्रतिरोध माने जाएंगे। अगर इस पॉइंट को जो लास्ट में भी मैंने बताया उसको अगर आप एग्जाम्पल के रूप में प्रूव कर देंगे तो ये और आसान है। इस प्रकार से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपके अभी जो सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले हैं ये इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी बहुत जल्दी से अभी आपके साथ कुछ वीडियो टीपीसी के भी मैं डालूंगा इसमें, और टीपीए का भी 2-3 अभी वीडियो इसमें पढ़ेंगे, जैसे दान का है, लीज का है, तो इस पर भी कुछ चर्चा होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपको ये
वीडियो उपलब्ध होती रहे।